और सोनम वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को अवैध उन्होंने बताया है। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाने को भी उन्होंने चुनौती दी है। गीतांजलि उनकी पत्नी है जिन्होंने तुरंत उनकी रिहाई की मांग की है। जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक बंद हैं। 24 सितंबर को जिस तरह से लेह में हिंसा हुई, उससे पहले 9 सितंबर से वो अनशन पर बैठे हुए थे और जब ये हिंसा भड़की, 4 लोगों की मौत हुई, हजारों लोगों का सैलाब सड़कों पर लेह में देखने को मिला। उसके बाद सोनम वांगचुक ने तुरंत अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन फिर जब जांच हुई उन्हें हिरासत में रखा गया है। जोधपुर जेल में वो बंद हैं और उनकी इस गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एनएसए उनके ऊपर लगाया गया है और उसे भी चुनौती दी है। और साथ ही साथ जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक बंद हैं और उनकी जल्द रिहाई की मांग उनकी धर्मपत्नी ने इस याचिका के जरिए की है। और जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक से उनके भाई और वकील ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वांगचुक ने बड़े भाई और वकील के जरिए लद्दाख और देश के लोगों के लिए संदेश जारी किया है। वांगचुक ने अपने संदेश में कहा है कि वो जेल में पूरी तरह से ठीक हैं। सोनम ने लेह हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि 4 लोगों की मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जब तक न्यायिक जांच नहीं होती वो जेल में रहने को भी तैयार है। अपने संदेश में वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा 6ठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग को लेकर वो प्रतिबद्ध हैं और लोगों की इसके लिए गांधीवादी तरीके से अपना संघर्ष जारी रखने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर लेह अपेक्स बॉडी जो भी फैसला लेगी वो उनके साथ है। तो पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में अपने भाई और अपने वकील से मिले, जहां पर उन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जिन 4 लोगों की मौत हुई है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिसके पहले से ही मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और ऐसे में उन्होंने कहा कि जब तक ये जांच नहीं होती वो इसी तरह जेल में रहने को तैयार हैं। साथ ही साथ स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की मांग को लेकर वो प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने गांधीवादी तरीके को अपनाने की मांग की है और कहा है कि इस आंदोलन को यूं ही जारी रखना चाहिए, लेकिन तरीका गांधीवादी होना चाहिए। सोनम वांगचुक ने लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। हालांकि प्रशासन ने फिलहाल मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, जिस पर अपेक्स बॉडी लेह के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरचे ने कहा है कि हमें मजिस्ट्रेट जांच स्वीकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें जिले के एसडीएम हो, डीएम हो, एडीएम हो, उस स्तर की जांच को मैजिस्ट्रियल जांच कहा जाता है। लेकिन यहाँ के लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग इस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं जो 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़की थी। उसके बाद 4 लोगों की जान चली गई थी, कुछ लोग जख्मी भी हुए थे और जिन 4 लोगों की जान चली गई है उनकी मौत की जांच की मांग की जा रही है और न्यायिक मांग की जा रही है। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और इसको लेकर जांच अभी भी जारी है। इससे पहले लेह में हालात भी तनावपूर्ण थे, लेकिन धीरे धीरे अब हालात वहां पर सामान्य होते नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और लेह में जिला प्रशासन ने रविवार को न्यायिक आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों, दुकानों और यात्री वाहनों को चलाने की अनुमति दी है। अब सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही सभी सार्वजनिक परिवहन बसें भी चलेंगी। कक्षा 12 से 12 तक के सभी स्कूल्स भी खुले रहेंगे। यह आदेश अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने जनता से नियमों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की है। तो लेह में जब हिंसा भड़की थी उसके बाद से हालात वहां पर सामान्य नहीं थे। कर्फ्यू लगाया गया था, फिर धीरे धीरे उसमें ढील दी गई, पहले 4 घंटे की, फिर 10 से 6 बजे की, लेकिन अब ढील 7 से शाम 6 बजे की दी गई है, जिसमें वाहन भी चल सकेंगे। 12वीं तक के स्कूल्स भी खुले रहेंगे और लेह जिले में दुकानें और स्कूल्स फिर से खुलने के ये आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसकी कॉपी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात बारामूला की करेंगे, जहां से सांसद और आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में पिछले 6 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। बीते कई महीने से उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। संसद के पिछले सत्र में उन्हें संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल भी मिली थी। इंजीनियर रशीद की तरफ से जमानत के लिए आज संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने की दलील भी दी जा सकती है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां आज संसद इंजीनियर रशीद के मामले में अहम सुनवाई हो सकती है। दिल्ली की हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। इसके अलावा इससे पहले मॉनसून सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल इंजीनियर रशीद को दी गई थी और दिल्ली हाईकोर्ट में आज उनकी याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें वो आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में भी शामिल होने की मांग कर सकते हैं। इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर आज अहम सुनवाई होनी है और दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी। खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। खुर्रम, कितने बजे ये सुनवाई होनी है, कितनी महत्वपूर्ण, साथ ही साथ शीतकालीन सत्र का भी जिक्र किया जा रहा है कि मानसून सत्र की तरह शीतकालीन सत्र में भी शामिल होने की मांग कर सकते हैं इंजीनियर रशीद? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 11-12 बजे के करीब इस मामले की सुनवाई हो सकती है। जो बारामूला के सांसद हैं इंजीनियर रशीद, वो लगातार और उनके वकील लगातार इस बात की कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि वो कोई मुजरिम नहीं है, उन पर इल्जामात साबित नहीं हुए हैं और उनको जो है उनको जमानत मिलनी चाहिए। इससे पहले उनको जो जमानत मिली है, जब वो इलेक्शन के लिए गए थे उस वक्त उनको जमानत मिली और फिर उस जमानत को कुछ दिनों के लिए बढ़ा भी दिया गया था। लेकिन अभी फिलहाल जब भी वो जमानत के लिए अर्जी लगा रहे हैं तो साथ में स्लैश लगाकर जो है पुलिस कस्टडी पैरोल की भी जो मांग की जाती है। तो शीतकालीन सत्र में भी उन्होंने पहले ही इसके लिए कोशिश की है और पिछले दिनों हमने देखा था कि जब इंजीनियर रशीद को जमानत मिली थी तो उन्हें काफी लंबे जो जमानत के लिए पुलिस कस्टडी जो उनको दी गई थी उसका जो ट्रैवल खर्च था उसको लेकर एक विवाद हो गया था और वो सिर्फ वो एक दिन के लिए पार्लियामेंट आए थे। तो इस बार दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी गुहार है कि एक तो अगर उनको कस्टडी पैरोल मिलती है तो उसका ट्रैवल खर्च वो पुलिस प्रशासन को और तिहाड़ जेल अथॉरिटी को उठाना चाहिए। तो ये जो है मांग उनकी तरफ से बिल्कुल की जाएगी और ट्रैवल खर्च को लेकर कोर्ट ने कई तरह के सवाल भी उठाए थे और ये भी कहा था कि अगर रशीद पार्लियामेंट जाते हैं तो फिर ट्रैवल खर्च जो है उन पर लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल खुर्रम, ये वो तमाम मांगे हैं और चाहे खर्च की बात हो या फिर शीतकालीन सत्र में शामिल होने की, इसके अलावा जमानत जो वो मांग रहे हैं समय समय पर उसकी सुनवाई होती है। नजर बना के रखे खुर्रम, जुड़ेंगे दोबारा आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली हाईकोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई होनी है। इंजीनियर रशीद ने जमानत याचिका लगाई है। साथ ही साथ जो जानकारी निकल कर आई है अपनी याचिका में, उन्होंने जमानत के साथ साथ स्लैश और जिस तरह से शीतकालीन सत्र में शामिल होने की मांग को भी उठाया है। इसके अलावा जो खर्च है उनका तिहाड़ जेल से संसद तक जाने का, उस खर्च को लेकर भी जिक्र किया गया। इससे पहले मॉनसून सत्र में वो एक दिन के लिए शामिल हुए थे, उसके बाद शीतकालीन सत्र भी बहुत जल्दी उसका आगाज होगा और ऐसे में शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए और अपनी जमानत याचिका के लिए उन्होंने आज उस पर सुनवाई होनी है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में और जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 24 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि अभी तक किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है और 2 दिन पहले इसको लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जरूर हुई थी जम्मू में तरुण चुग की अध्यक्षता में और 24 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 24 अक्टूबर की शाम को ही नतीजे आएंगे। 4 सीटें हैं, संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो बीजेपी को अच्छी खासी इसमें मशक्कत करनी पड़ेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच किन नामों को लेकर बीजेपी मैदान में उतरेगी? राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान होना है और नामों का ऐलान हालांकि किसी भी पार्टी ने अभी तक नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनावों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीद ये की जा रही है कि जो 2 बाईपोल्स हैं बडगाम और नगरोटा की सीट पर, उसके लिए भी बहुत जल्दी तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 24 अक्टूबर को ये चुनाव होने हैं और 24 अक्टूबर को ही ये तय हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा कौन जा रहा है। हालांकि किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने नुमाइंदे मैदान में नहीं उतारे, अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कौन मैदान में होगा? क्या पीडीपी भी उनके साथ आएगी या फिर पीडीपी का वोट अलग से काउंट किया जाएगा? पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक विधायक महराज मलिक, हालांकि पीएसए के चलते वो जेल में बंद है। इसके अलावा अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से इंजीनियर रशीद के भाई लंगेट से विधायक खुर्शीद भी मैदान वोट करेंगे। और इसके अलावा बीजेपी के नामों को मैदान में उतारेगी। 28 विधायक बीजेपी के हैं। किस तरह बीजेपी संख्या बल अपने फेवर में करेगी, ये वो तमाम समीकरण हैं जिनको लेकर अब मंथन चल रहा है। बीजेपी की तरफ से कोर ग्रुप की बैठकों का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले भी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक तरह से सीधी टक्कर इसमें होगी। 4 राज्यसभा की सीटें हैं जम्मू कश्मीर में और इनको लेकर 24 अक्टूबर को मतदान होना है। बीजेपी लगातार बैठकें कर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि उम्मीदवारों के नामों का आखिरी फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड करेगी। जो पार्टी का फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। कल शुरुआत होगी जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करने हैं। बीजेपी कब तक नामों की घोषणा कर सकती है? ऐसा है कि कल नोटिफिकेशन निकलेगी। 13 तारीख तक नाम जो है वो तय होने हैं। यहाँ पर भी चर्चा होगी और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा उसी के अंतर्गत जो है यहाँ पर से नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फाइल। जो कोर ग्रुप की बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, उसमें ये भी बात निकल के आई है, चर्चा आपके नाम की भी है। देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री जी ही नेता हैं, बाकी सभी कार्यकर्ता हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो डिसाइड करता है उसमें कोई मायने नहीं रखता कौन है। खासतौर पर मैं अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का कैंडिडेट जीते, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास करना है और हम लोग जीते। इसके साथ कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वापस हम स्टेटहुड के लिए एजुकेशन रिस्टोर करेंगे, क्योंकि हमने आज भगवान वाल्मीकि जी का प्रकाशोत्सव है, उसको मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपको उनके इस प्रकाशोत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी बधाई है। भगवान वाल्मीकि जी का, भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे। और जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों से खाली पड़ी 4 राज्यसभा सीटों पर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा ना होने की वजह से 2021 में ये चुनाव नहीं हो सके थे, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की संभावना नजर आ रही है वैसे वैसे हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। यानी कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, कौन कितनी सीट जीतेगा, किनके समीकरण बदलेंगे, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और राज्यसभा चुनाव इन्हीं विधायकों के वोट से होता है। यहाँ 4 राज्यसभा सीटें हैं जिनका कार्यकाल 2021 में समाप्त हो गया था। विधानसभा न होने की वजह से चुनाव नहीं हो सका। अब विधानसभा की बहाली के बाद राज्यसभा चुनाव का गणित भी सामने आ रहा है। इस चुनाव का समीकरण दिलचस्प है। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 20 वोट चाहिए होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 सीटें हैं, बीजेपी के पास 28, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं, पीडीपी के पास 3 और सीपीएम, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी के पास एक सीट है, जबकि 7 विधायक निर्दलीय हैं। ऐसे में मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि गठबंधनों और जोड़ तोड़ का भी है। बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की बड़ी पार्टी है और उनकी कोशिश रहेगी कि राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास 28 विधायक हैं और निर्दलियों का भी बड़ा नंबर है। रणनीति बनाई जाएगी और जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जम्मू कश्मीर में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है और सत्तारूढ़ गठबंधन जो इस समय जिनकी सरकार है वो भी कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स उनका बहुत अहम सिग्निफिकेंट रोल होगा। 4 राज्यसभा की सीटों को लेकर बीजेपी ने आज अपने सीनियर साथियों के साथ हमने डिस्कशन की है। यकीनन
हर पार्टी चाहेगी कि उसके ज्यादा से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट जीत के आए। बीजेपी के 28 एमएलएज हैं और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी हैं, इसलिए कोशिश तो करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राज्यसभा चुनावों में भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। उधर कांग्रेस का रुख अभी साफ नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि अभी तक सारी बातें महज अटकलों पर आधारित हैं और कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इस पर आगे चलकर पार्टी उच्च स्तरीय चर्चा करेगी। हमारा तो जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, वी हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग फलस्तीन का कॉज जो है। कांग्रेस पार्टी, ये मिसेज इंदिरा गांधी नहीं, शी वाज द पर्सन हु चैंपियन द फलस्तीन कॉज, और उस कॉज को हम आगे चलाने के वास्ते अभी भी कांग्रेस पार्टी बदस्तूर खड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी राज्यसभा चुनाव के लिए सक्रिय है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता का कहना है कि एनसी और कांग्रेस मिलकर 3 सीटें जीत सकते हैं। उनका दावा है कि गठबंधन मजबूत है और अगर यही स्थिति बनी रही तो बडगाम और नगरोटा की खाली विधानसभा सीटें भी उनके खाते में जाएंगी। हम तो 3 की जो कह रहे हैं आप, 3 सीटें, 3 तो जीतेगी और चौथी की पूरी कोशिश होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल संजीदगी के साथ, कोई भी इलेक्शन, मैंने कहा ना, संजीदगी के साथ लड़ती है और हम ये इलेक्शन भी लोकसभा का, राज्यसभा का संजीदगी के साथ ही जीतेंगे। अब मैं बाईपोल्स पर आता हूं, क्योंकि ये जो बाईपोल्स हैं, मैं नगरोटा की बात करता हूं। नगरोटा की जो बाईपोल इलेक्शंस हैं वो आपके लिए कितना मायने रखता है और क्या आप उसमें एक दमदार इलेक्शन जो कैंडिडेट उठाएंगे? बिल्कुल। पिछली बार भी यहाँ दूसरे नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी और हालांकि कांग्रेस ने भी वहां इलेक्शन लड़ा था। कांग्रेस को कोई 5,900 के करीब वोट पड़े थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17,000 के करीब वोट लिया है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस संजीदगी के साथ इलेक्शन लड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये सीट आपकी बार जीतेंगे। यानी जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव महज औपचारिकता नहीं बल्कि राजनीतिक शतरंज का बड़ा खेल है। बीजेपी जहां निर्दलियों को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की ताकत दिखाना चाहते हैं। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन इन 4 सीटों पर होने वाला ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनावों का रास्ता तय करने वाला भी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।